हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका चैप्टर नाउन। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था आपसे कि भाई हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कि जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर या बार बार हम चैप्टर में जो करेंगे तो कोशिश हम ये करने वाले हैं इस बार से कुछ वोकेबलरी इंक्लूड करेंगे ताकि वोकेबलरीज जो हैं हम बार बार इनका यूज़ कर सकें। ठीक है, चलिए तो वोकेबलरी हम बीच बीच में अब मैं डालता रहूँगा, चैप्टर्स के बीच में चलते रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन वाले वर्ड के बारे में फिर हम कभी डिस्कस करेंगे थोड़े दिन के बाद। चलिए तो पहला वर्ड लिखा हुआ है प्लॉसिबल, है ना। ओ चलो ब्लू वाला, चलिए भाई। तो प्लॉसिबल अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है कलर के कारण तो ये प्लॉसिबल ऐसा है। अच्छा, प्लॉसिबल और पॉसिबल में दोनों में अंतर है ना। तो प्लॉसिबल और पॉसिबल में क्यों डिफरेंस है? इसलिए डिफरेंस है कि पॉसिबल मतलब संभव होता है और इसका जो बेसिक मीनिंग है प्लॉसिबल का, इसका मतलब होता है दैट कैन बी इमेजिन्ड, जिसको इमेजिन किया जा सके, है ना, जिसको हम सोच सके वो इमेजिनेबल। इसको इमेजिनेबल भी कहते हैं हमें ना, प्लॉसिबल को। तो सीमिंग रीजनेबल, कोई चीज जो रीजनेबल लगती है, जैसे कोई शर्ट मैंने जो पहन रखी है, इस शर्ट को मैं कहूँ यार कि 20,000 की शर्ट, तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये रीजनेबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। या प्रोबेबल लगती हो, संभवतः लगती हो कि संभव है भाई, पॉसिबल है। तो प्लॉसिबल का मतलब है कोई चीज जो इमेजिनेबल है कि हाँ ठीक है, इसको इमेजिन कर सकती है, ऐसा हो सकता है, वो प्लॉसिबल कहलाता है। सिनोनिम क्या बनेंगे? बिलीवेबल, रीजनेबल और क्रेडिबल, ये उसके सिनोनिम बनेंगे। किसके? प्लॉसिबल के। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है, ये जब 5 वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन 5 वर्ड को पढ़ाने के बाद 5 में फिलर्स लिखूंगा और आपको टाइम दूंगा, आप पांचों फिलर का में इन 5 वर्ड का यूज करके फिलर्स भर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमको रीडिंग की थोड़ी आदत पड़ेगी कि अभी अभी ताजा ताजा पढ़ाया है तो समझने में आसानी होगी कि सेंटेंस के फॉर्म में कैसा आ सकता है हमको एग्जाम में। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है सैंक्टिटी। स्पेलिंग अगर वहां नहीं दिख रही है तो ऐसा लिखा हुआ है वो, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट मतलब अवस्था, नहीं तो राज्य समझने लगो आप, है ना। द स्टेट ऑफ बीइंग होली, होली मतलब पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र, सेंटली मतलब पवित्र। तो पवित्र होने की जो अवस्था है वो क्या कहलाती? सैंक्टिटी कहलाती है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पवित्रता। क्या कहलाएगी? पवित्रता। सिनोनिम या इसके समानार्थी क्या हो सकते हैं? सैक्रेडनेस या फिर डिविनिटी। किसके सिनोनिम है? सैंक्टिटी के। ठीक है, यहाँ एक वर्ड ये जो छुप गया है ये है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट, अच्छा इटिनेरेंट जो है वो 2 तरीके से यूज होता है, या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वो नाउन हो सकता है। अब इसका एडजेक्टिव के सेंस में क्या मतलब है? तो ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करने वाला है उसके लिए क्या यूज होगा? इटिनेरेंट। और दूसरा अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो व्यक्ति जो घूम रहा है। तो व्यक्ति जैसे मैं हूं मान लो, तो मैं इटिनेरेंट भी हूं और मेरे लिए एडजेक्टिव भी इटिनेरेंट है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? तो सिनोनिम है वेंडरिंग, वेगाबॉन्ड, नोमेडिक और वेग्रेंट, ये उसके सिनोनिम है। तो ये हमारे 3 वर्ड हुए। 2 वर्ड और देखते हैं फिर हम खालिस्तान करेंगे। ये लिखा हुआ है प्रिसिपिटेट। कैसे पढ़ेंगे? प्रिसिपिटेट। मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूं, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट का मतलब डन, मेड और एक्टिंग। डन मतलब किया गया, मेड मतलब बनाया गया या एक्ट कर रहे हैं सडनली, एकदम से, या फिर विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, बिना उसके बारे में अच्छे से सोचे। जैसे हमने आंसर देखा कि भारत के झंडे में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24, 25, 26, 27। हमने ध्यान नहीं दिया, हड़बड़ाहट में हमको लगा कि हम 24 लगा रहे हैं, लगा दिया 26 और आंसर सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए। तो ये जो हड़बड़ाहट है, बिना सोचे समझे जो काम करते हैं हम, हेस्टी पने में, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेसिपिटेट।
सिनोनिम क्या होंगे? हैस्टी, रैश, सडन, हरीड और रेकलेस। इसको मैं हड़बड़ाहट कह सकता हूं, है ना। हड़बड़ा कैसे लिखते हैं? हड़बड़ाहट, है ना। हड़बड़ाहट मतलब एकदम से, वैसा। फिर लिखा है एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन, तो एग्जेगरेशन का क्या मतलब है? तो एग्जेगरेशन का मतलब है अ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एज बेटर और वर्स देन इट रियली इज। कोई चीज जो वास्तविकता में अच्छी है उसको बहुत अच्छी बताना, कोई चीज जो बुरी है उसको बहुत बुरी बताना, ऐसा करना एग्जेगरेशन करना कहलाता है। हिंदी में इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या हो गया? यही होगा भाई अतिशयोक्ति का मतलब, एग्जेगरेशन। ओवर स्टेटमेंट सिनोनिम, या फिर डिस्टॉर्शन उसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ड हुए। अब इसके बाद में 5 फिलर्स आपको दिखा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। इन्हीं 5 वर्ड पर बेस्ड है वो। ठीक है, और फिर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपके 5 फिलर्स हैं। आप स्क्रीन पॉज करें, वीडियो पॉज करें और उसके बाद इनको भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा, अपने एंड से इनको भरने की कोशिश की होगी उन 5 वर्ड का यूज करके। ठीक है, अब मैं इनको आपको भर के दिखाता हूं। तो पहला लिखा है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी शुड मेक, हमें लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें लेना चाहिए कैसे डिसीजन? हमारे पास वही 5 ऑप्शन है, कोई होशियार नहीं बनने लगना कि सर हम तो कोई और भी लिख सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन ही 5 है, उन्हीं पर बेस्ड बनाए मैंने। तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि हमें लेना चाहिए कैसे डिसीजन? तो कैसे डिसीजन? प्रिसिपिटेट डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो हड़बड़ाहट में लिए गए हों। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट। दिस इज अ वेरी डैश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कैसी है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए? हमारे पास वर्ड क्या क्या थे? हमारे पास वर्ड थे प्लॉसिबल, सैंक्टिटी, इटिनरेंट, प्रिसिपिटेट और एग्जेगरेशन। तो ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? कैसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है? तो ये हमारे लिए है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मतलब इमेजिनेबल या यूजफुल या रीजनेबल, जो उपयोगिता हो जिसकी, जिसको उपयोग कर सकें या जिसको हम इमेजिन कर सकें, ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब सेंस किसका है? सोचने का सेंस, कि प्लॉसिबल है, हाँ यार ये प्लॉसिबल है, इस पर अपन विचार कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं अपन, इमेजिनेबल। तो आंसर क्या आ गया? प्लॉसिबल। आई नो एन, मैं जानता हूं एक म्यूजिशियन को हु हैज सीन अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड, जिसने दुनिया का बहुत सा हिस्सा देखा है। मैं जानता हूं ऐसे म्यूजिशियन को जिसने बहुत सी दुनिया देखी है। तो आई नो एन इटिनेरेंट म्यूजिशियन। तो इटिनेरेंट मतलब जो घूमता रहता है यहां से वहां, घुमक्कड़ है ना। तो ऐसे म्यूजिशियन को मैं जानता हूं। और देखो यहां पर लिखा है उसने बहुत सारी दुनिया देखी है। जब उसने बहुत सारी दुनिया देखी तो ऑब्वियस है यहां से वहां घूमता तो हो गई, तब तो दुनिया देखी है उसने। न्यूमरस मिरेकल्स वर प्रूफ ऑफ हिज, बहुत सारे जो चमत्कार हैं वो इस बात का सबूत हैं। किस बात का सबूत हैं? उनकी सैंक्टिटी का, उनकी पवित्रता का। उनकी पवित्रता का क्या है? वो सबूत हैं। बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे जो चमत्कार हुए हैं। देयर वॉज अ डिग्री ऑफ, कि वहां पर एक स्तर तक, एक डिग्री तक क्या था? डैश इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, उसने जो घटनाओं का चित्रण किया, जो घटनाओं के बारे में बताया, उसमें एक स्तर तक, एक लेवल तक क्या था? एग्जेगरेशन, मतलब अतिशयोक्ति। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। चैप्टर के बीच में, इसी चैप्टर के बीच में फिर 5 मैं और कराऊंगा, ऐसे मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं इंग्लिश के बारे में, है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लैंग्वेज कैसे बनती है, कोई भी लैंग्वेज कैसे बनी होगी? जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कैसी आई होगी? क्या कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते से ही चिल्लाने लगता है, वो बोलने लगता है?
नहीं ना। सबसे पहले क्या क्रिएट करता है वो? सबसे पहले क्रिएट करता है साउंड। क्या क्रिएट करता है? साउंड। तो जो लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो किससे बनी है? साउंड्स से बनी है। इन साउंड को 26 लेटर्स का नाम दिया हमने, जिसको एक साथ अल्फाबेट कहते हैं। एसएससी में इसको लेकर क्वेश्चन आ चुका है, ये इसने एसएससी ने इसको अल्फाबेट को अल्फाबेट्स लिख दिया है। अल्फाबेट्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर हम समझें तो वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला का अर्थ होता है 52 अक्षर। तो ये 52 अक्षर एक साथ क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। कभी आप इसको वर्णमालाओं बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो जैसे यहां पर वर्णमाला होता है, वैसे ही यहां पर अल्फाबेट है। मतलब आप इसको अल्फाबेट्स नहीं लिखोगे, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट लिखोगे। अल्फाबेट सिंगुलर मानना, इसका मतलब ऐसे समझो आप कि 26 अक्षर जो एक साथ हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं, उनका नाम दे दिया हमने ना। अब उसमें हम क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक तो वाउल्स बना दिए हमने और एक कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स मतलब ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ आगे तक। अच्छा, जो वाउल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो कुछ बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे वर्ड। क्या बनाएंगे बेटा? ये वर्ड बनाएंगे। तो वर्ड क्या होगा? तो वर्ड की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, आपस में उनका जो कॉम्बिनेशन है वो जब मीनिंगफुल होता है तो उसको हम वर्ड्स कहते हैं। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि किसी को भी वर्ड लिख दिया, उसकी मीनिंग होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन तो हो लेटर्स का, पर वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। ठीक है, चलो भाई, तो आगे देखते हैं फिर। अच्छा, वर्ड जो होता है वर्ड से क्या बनता है, या वर्ड को मैं चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? तो बेसिकली जो वर्ड है उसको हम 8 भागों में बांट सकते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच मतलब बोलना, पार्ट मतलब उसके भाग। इंग्लिश में कोई भी वर्ड इन 8 में से ही कोई ना कोई एक है। हर एक वर्ड या हर एक चैप्टर जो है इनमें से ही किसी से बिलोंग करता है। कैसे करता है मैं तो आपको बताता हूं। सबसे पहला पार्ट है हमारा नाउन, जो कि एक चैप्टर भी है, पढ़ेंगे भी हम उसको। तो नाउन का मतलब क्या है? नेमिंग थिंग्स, चीजों को जनरली नाम देना। किसी भी प्रकार का नाम, कॉमन नाउन के सेंस में, कलेक्टिव के सेंस में नाम ही देना है उसको। आगे चल के हम ये भी समझेंगे कि असल में हम जो नाउन समझते हैं वो नाउन नहीं है जो एग्जाम में पूछता है। नाउन दूसरे तरीके से पूछता है। तो पहला पार्ट हुआ नाउन, दूसरा पार्ट हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन, चाहे नॉन एक्शन हो, कुछ भी हो, वर्ब में आते हैं। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखेंगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? हम जल्दी जल्दी में इसको कैसा पढ़ देते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं है, इसको पढ़ेंगे क्या हम? एडजेक्टिव। जब भी ए और जे के बीच में डी आएगा, आप उसको पढ़ेंगे नहीं कभी, डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे हम? एडजस्ट। क्या पढ़ेंगे? एडजस्ट। जैसे एक और वर्ड होता है इंग्लिश में एडजेसेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम? एडजेसेंट। मतलब इसमें डी साइलेंट रहेगा, है ना। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए हमारा। तो ऐसे ही जब इसको पढ़ रहे होंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एडवर्ब। तो वर्ब क्या होता है? एक्शन। ये साइलेंट लिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मिटा रहा हूं मैं इसको, मतलब वो साइलेंट है ऐसा बोल रहा हूं मैं। मतलब ये साइलेंट है, डी यहाँ पर आर साइलेंट है, यहाँ पर आर साइलेंट है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? तो प्रेपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशन बताते हैं। कैसे बताते हैं वो चैप्टर का मुद्दा है, वहां समझेंगे। कंजंक्शन क्या होते हैं? तो कंजंक्शन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो कनेक्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं हमारे कंजंक्शंस। ठीक है। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? तो इंटरजेक्शन होते हैं सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एकदम से आपको जो भावनाएं आती है ना वो बताते हैं। जैसे मान लो आपके सर के ऊपर पंखा चल रहा होगा, वो पंखा आपके ऊपर गिर जाए तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? कोई वाक्य निकलेगा? नहीं, आपके मुंह से निकलेगा ओह। कुछ अच्छा हो गया तो वाओ।
तो ये जो सडन फीलिंग बताते हैं, ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं आपकी, चाहे वो आपका वाव हो, चाहे वो आपके हुर्रे हो या हुर्रा जो बोलते हैं आप, चाहे आपका वो अलास हो, या इसी को आप हिंदी में कहते हैं हे राम, हे राम मैं बर्बाद हो गया। तो हे राम का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये 8 भाग हैं। अब किसी के मन में आएगा कि सर अगर ये 8 है तो फिर टेंस क्या है? तो आपको मैंने कल भी कहा था टेंस असल में है वर्ब, या मैंने पिछली क्लास में जब भी लगी हमारी कि टेंस जो है बेसिकली वो वर्ब है, तो वर्ब में आ जाएगा वो हमारा। वॉइस क्या है? तो वॉइस भी हमारा वर्ब ही है ना। या मैं पूछूं नरेशन क्या है? तो नरेशन एक्सप्रेस करने का, सेंटेंस एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जिसको हम आइडेंटिफाई वर्ब के थ्रू ही करते हैं। कैसे करते हैं वो समझेंगे चैप्टर में। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा हमारा क्लॉज, मतलब वर्ड जो है, वर्ड से बनेगा उपवाक्य, है ना, और फ्रेज का निर्माण होगा। उपवाक्य या क्लॉज क्या होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट और वर्ब जब एक साथ आते हैं, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम, तो ये हमारा कहलाएगा क्या? क्लॉज। और फ्रेज क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा ऐसा कोई वर्ड का कलेक्शन जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, पर वो किसी के साथ आकर उसकी मीनिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था कि मतलब एक तो बेसिकली इस वाले को छोड़ दें हम इंटरजेक्शन बस को, तो बाकी हमको पढ़ने हैं, बाकी हमारे सिलेबस में हैं, है ना, उनको हम पढ़ेंगे। चलिए, अब जब हमने वर्ड बना लिए तो वर्ड के बाद किस चीज का निर्माण होगा? फ्रेज का, क्लॉज का, और अल्टीमेटली किसका निर्माण होगा? हमारा सेंटेंस का। ठीक है, तो सेंटेंस का जब निर्माण होगा, सेंटेंस बनेगा, तो उसमें क्या क्या होता है? जनरली होता है उसमें सब्जेक्ट, उसमें होता है वर्ब, उसमें होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है वन हु डज एन एक्शन, जो एक्शन करता हो। हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता मतलब डूअर, एक्शन करने वाला, डूअर। तो एक एक्शन कर रहा है, तो वो जो एक्शन कर रहा है वो क्या है? क्रिया है या वर्ब है। और जिस पर एक्शन हो रहा है वो क्या है? कर्म है या फिर ऑब्जेक्ट है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर ये जो कर्म है ना यही एक्शन है। नहीं, क्रिया एक्शन है, कर्म उसका ऑब्जेक्ट है और कर्ता उसका सब्जेक्ट है। जैसे सेंटेंस लिखा है आई एम टीचिंग यू, तो इसमें आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, एम टीचिंग ये आ जाएंगे हमारे वर्ब में। वर्ब में हेल्पिंग और मेन वर्ब होते हैं, वो समझेंगे मांगे। और यू क्या है हमारा? तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारे सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है, या सेंटेंस ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं हम, है ना, अपना प्रोग्राम नाउन के बारे में। अच्छा, क्या है अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि नाउन की परिभाषा क्या है, तो हर बच्चे ने रट्टा मार रखा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, और पता नहीं क्या क्या खूब सुना दोगे आप। मैं आपसे ढेर पूछूंगा, आप ढेर बताते रहोगे। लेकिन पता है आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम में ऐसा होगा कि आपसे ये पूछेगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग बताते रहो। नाउन आइडेंटिफाई जो करना है ना वो थोड़ा सी ट्रिकी चीज है। जैसे आप और मैं ये जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, वो समझाऊंगा भी मैं आपको। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन 5 को अगर हम चाहें तो इन 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे 3 भागों में? कि एक तो होता है विजिबल, विजिबल मतलब दृश्य, जो हमको दिखते हैं। अच्छा, हमको दुनिया में क्या क्या दिखता है? तो हमको 3 चीजें दिखाई देती हैं बस, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखता। या तो हमको कोई पर्सन दिखता है, या तो कोई प्लेस दिखता है, या फिर कोई वस्तु दिखती है, और कोई चौथी चीज दिखती हो तो बताना। तो नाउन का पहला पार्ट क्या हुआ? विजिबल। नाउन का दूसरा पार्ट क्या होगा? इनविजिबल, जो अदृश्य है, जो हमें नहीं दिखाई देता। अच्छा, हमको क्या नहीं दिखाई देता? तो हमको किसी की भावनाएं नहीं दिखती, फीलिंग्स नहीं दिखती। हाँ भाई, एक्शंस नहीं दिखते, एक्शंस प्रतीत होते हैं, फील होते हैं। अब ये एक्शंस नाउन कैसे बनते हैं ये हम समझेंगे। किसी की क्वालिटीज नहीं दिखती, वो हमको महसूस होती हैं, है ना। और हमको कोई अवस्था जो है वो महसूस होती है। अवस्था कैसे, या स्टेट्स कैसे महसूस होती हैं? जैसे मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है,
या मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, तो क्या किसी का डिप्रेशन दिखता है? नहीं, हम तो डिप्रेशन फील कर सकते हैं, तो ये इनविजिबल में आ गया। और जो तीसरा टाइप है वो है यूनिट या इकाई। नाउन का तीसरा प्रकार है इकाई। कोई भी इकाई दुनिया में मापने की, गिनने की, किसी भी चीज की इकाई हो, वो हमारी किस में आएगी? नाउन में आएगी। ठीक है, जैसे किलोग्राम, जैसे मीटर, जैसे सेंटीमीटर, जैसे ईयर। अच्छा, एक समस्या है हमारे साथ, हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम ईयर। ईयर नहीं पढ़ते भैया, ये ईयर है। क्या पढ़ते हैं इसको? ईयर। जो आप ईयर पढ़ रहे हैं वो कान है आपका, और अगर इसको ईयर पढ़िएगा तो एन लगाइएगा, लेकिन कभी ईयर के पहले एन नहीं लगता, आ लगता है। तो ये क्या कहलाएगा? ईयर। और इसको ईयर प्रोनाउंस करेंगे। यहां आ गया तो मैं बता रहा हूं, आर्टिकल में सिखाऊंगा मैं। तो वो आर्टिकल क्या आएगा वहां पर? आ। आप इस स्क्रीन को या इस वीडियो को पॉज करके आप एक काम करना, इस सेंटेंस में जहां जहां आपको नाउन दिखाई देते हैं अंडरलाइन कर लो आप। ठीक है, और जब आप इसको अंडरलाइन कर लो तो देखते हैं हम कि कितना अच्छा हमने अंडरलाइन किया है, कितना अच्छा हमने समझा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें नाउन कौन से हैं और क्या है। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करता हूं मैं आपने इस वाले में जितने सेंटेंस हमारे पास लिखे हैं उनमें से आपने नाउन ढूंढ लिए होंगे, है ना। अब मैं ढूंढना शुरू करता हूं। अच्छा, अगर हम एक चीज समझें कि 5 टाइप तो वो हैं जो हमने किताबों में पढ़ रखे हैं, 3 मैंने बता दिए। अब पेपर में हमको मान लो कहीं नाउन की जरूरत पड़ जाए, जैसे CDS के पेपर में या स्टेट एग्जाम में पूछ लेता है किसी वर्ड को अंडरलाइन करके कि भैया इसमें नाउन कहाँ है, तो ऐसे चिंदी चोरों टाइप नाउन तो पूछेगा नहीं, वो किसी का नाम लिख दिया और पूछ लिया, है ना। कभी कभी नाउन भी जो दिखता है, हम जो नाउन को समझते हैं वो भी जरूरी नहीं कि वो भी नाउन हो आपका। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना। जब हमको किसी नाउन को फाइंड आउट करना हो ना, तो हम क्या करेंगे? हम नाउन को फाइंड आउट करने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे, व्हाट, हु और हुम का। किस किस का यूज करेंगे हम? व्हाट का, हु का और हुम का। कैसे करेंगे देखते हैं हम। मैं आपसे पूछता चलूंगा, आप मन में जवाब देते चलना, हमारा काम होता चलेगा। हु सिंग्स नाइस सॉन्ग, तो ये विपुल जो है ये हु का आंसर दे रहा है, इसलिए नाउन हो जाएगा। ठीक है भाई, विपुल नाउन हो गया। विपुल सिंग्स नाइस वॉट, इसमें जो सॉन्ग्स है ये किसका आंसर दे रहा है? ये वॉट का आंसर दे रहा है, और चूंकि ये वॉट का आंसर दे रहा है इसलिए भी नाउन है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या चमत्कार है, हमने भी तो देख लिए थे ये, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा वो उसमें क्या चमत्कार है। विशाखा लव्स क्रिकेट, तो हु लव्स क्रिकेट? तो विशाखा। विशाखा किसका आंसर दे रही है भाई? हु का, ये भी नाउन है। विशाखा लव्स वॉट, तो क्रिकेट किसका आंसर दे रहा है? तो क्रिकेट आंसर दे रहा है वॉट का, और वॉट क्या बताता है? हमारा नाउन। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर किसी शब्द का आंसर देंगे तो या तो वो नाउन होगा, और कभी नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज करते हैं तब भी आंसर देते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है नाउन के प्लेस पर ही यूज होता है। तो अतुल वेंट स्कूल, तो मैं अगर आपसे पूछूं हु वेंट स्कूल, तो हु का आंसर कौन दे रहा है? अतुल। तो अतुल क्या हो गया? नाउन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अतुल वेंट, अतुल गया, ये स्कूल किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का, हु का या हुम का? अतुल गया। अतुल गया कहां? तो ये स्कूल जो है किसका आंसर दे रहा है? वेयर का, और जो वेयर का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है। बात समझे? ये क्या है यहां पर? स्कूल वेयर का आंसर दे रहा है, मतलब एडवर्ब है, जिसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो यहां पर ये स्कूल क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात समझ में आई आपको? उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉट इज वेरी नियर, तो स्कूल इज वेरी नियर, ये भी वॉट का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन है। ठीक है भाई, मान लिया। द स्कूल इज वेरी नियर, और कुछ तो उसमें है नहीं। अच्छा यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। वॉट मेक्स अ मैन हेल्दी, तो यहाँ पर जो टू रन है ये किसका आंसर दे रहा है? वॉट का, और जो वॉट का आंसर देता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा नाउन। जो वॉट का आंसर देता है वो क्या होता है हमारा? नाउन होता है। अब किसी पेपर में कभी आपको देखेगा कि ये नाउन है, और अभी तो आसान लिखा है कि मैं फिलर बना के दिखाऊंगा, तब पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होता है।
और हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स में जब आएगा आगे चल के देखना, मैं चैप्टर्स में दिखाऊंगा आपको। तो व्हाट मेक्स अ होम हेल्दी, तो मैन किसका आंसर दे रहा है, होम का, क्योंकि ये होम का आंसर दे रहा है, ये भी नाउन है। टू रन मेक्स अ मैन व्हाट हेल्दी, तो हेल्दी किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का, ये भी क्या हुआ हमारा, नाउन। कपिल लव्स हिज होम, तो मैं पूछूं हु लव्स हिज होम, तो आप कहोगे सर कपिल, तो कपिल क्या हो गया हमारा, नाउन, किसका आंसर दे रहा है, हु का, ठीक है भाई। कपिल लव्स हिज वॉट, कपिल लव्स हिज वॉट, तो वॉट का आंसर दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ठीक है। लास्ट लाइन, लव कैन चेंज अ पर्सन, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट कैन चेंज अ पर्सन, तो ये व्हाट का आंसर देगा लव, तो ये भी नाउन हो जाएगा हमारा। और लव कैन चेंज अ हुम, लव किसको चेंज कर सकता है, तो पर्सन को, पर्सन हमारा हुम का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन है। आज के बाद आपको कभी भी कहीं भी अगर नाउन ढूंढना हो तो आप इन तीनों क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ेगी मैं अभी बताता हूँ, आगे एक चैप्टर है इसी पर बेस्ड, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पर बेस्ड, ठीक है। देखो आप, एक फिलर बना रहा हूं मैं, सिंपल सेंटेंस है, इसको मैं कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूं, पर अभी शुरुआत है इसलिए आपके लिए ऐसे ही रखते हैं ना, सिंपल रखते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। डैश इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, रन, बी रन्स, सी रैन, और डी टू रन। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना मैं यहाँ पर क्या भरूं, कोई बच्चा रन भरेगा, कोई रन्स भरेगा, कोई रैन भी भर सकता, कोई कुछ भी भर सकता। अगर मेरे को पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, तो कितना आसान है मेरे लिए इसको समझना। तो मैं क्वेश्चन वर्ड का यूज करूं, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये फिलर किसका आंसर देगा, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि फिलर किसका आंसर देगा, तो आप कहोगे सर व्हाट का, कि भाई क्या अच्छी एक्सरसाइज है, तो क्या मतलब व्हाट, और व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, ये फिलर, मतलब यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा। अभी मैंने आपको दिखाया है ये टू रन किसकी तरह काम कर रहा था, यहाँ पर नाउन की तरह, तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू रन। हो सकता है ये टू रन ना लिखा हो पेपर में, आपको रनिंग लिखा हो। असल में ये चैप्टर है हमारे 2+V1, एसएससी में इससे क्वेश्चन आते हैं बार बार, और टीचर्स अक्सर इसको पढ़ाने से बचते हैं, मैं नहीं बचूंगा, भले ही आपको समझने में थोड़ी समस्या हो। इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको जिरंड कहते हैं, और इन तीन दोनों का एक तीसरा भाई है जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, और एसएससी का फेवरेट है पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल से बार बार क्वेश्चन पूछता है, और मैं वो सब आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ी डिफिकल्टी होगी, थोड़ी परेशानी होगी, पर मेरे को भरोसा है मैं बहुत आसानी से आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो हमने नाउन आइडेंटिफाई करना सीख लिया, ये असल में एनडीए के क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर के, वो धोखे से जुड़ गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा समझ लेंगे। मैं फटाफट बता भी देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं बताना शुरू करता हूँ। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, तो हमको क्या लगेगा कि सर यहाँ ब्रदर्स है तो वर सही लिखा है, लेकिन हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा है यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ईदर का, और ईदर का यूज जब होता है तो ईदर के साथ हम वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब क्या होगा, जो एस पर खत्म होता है, और वो होगा वॉज, आंसर हो जाएगा वॉज। सेकेंड, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, देखो अभी मैंने कहा था आपसे, अगर मैं यहाँ पर अ टाइम, लास्ट क्लास में कहा था ना कि टाइम स्लॉट ऑफ, अगर ये सिर्फ हटा दूं, सिर्फ 15 मिनट्स लिखूं, तो आर क्या हो जाएगा वहां पर, तो आर सही होगा क्योंकि 15 मिनट प्लूरल है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, अ टाइम स्लॉट ऑफ, एक टाइम स्लॉट सिंगुलर, उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, वो इज हो जाएगा। ये प्रैक्टिस नहीं है ना, ये वैसे ही बीच में डल गए हैं क्वेश्चन, उनको रिपीट करा रहा हूं मैं।
एक्स्ट्रा डल गए, सिर्फ समझा दे रहा हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा थोड़ा सा। मैनी अ मैन, तो मैंने सिखाया आपको मैनी आ के साथ नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल, देखो दोनों प्लूरल लिखे हैं। सकम्ड का मतलब होता है बेटा सरेंडर कर देना, कि कई लोगों ने सकम कर दिया, सरेंडर कर दिया इस टेम्पटेशन के बारे में। टेम्पटेशन क्या है? एक चॉकलेट आती है टेम्पटेशन, आपने कभी खाई है? लड़के नहीं खाते, लड़के सिर्फ चॉकलेट खिलाते हैं, है ना, खा नहीं पाते बेचारे। तो टेम्प्ट से बना है टेम्पटेशन। जो टेम्प्ट वर्ब है ना, पढ़ाऊंगा मैं आगे कभी, ये जो टेम्प्ट वर्ब है, टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना, टेम्पटेशन मतलब लालच हो जाएगा। तो इस टेम्पटेशन के आगे कई लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो उससे हमको मतलब नहीं है। मैनी आ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस में आएगा नो एरर। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, देखो नीदर के साथ क्या यूज किया? नॉर। तो जो दो सब्जेक्ट है हमारे, सीखा हमने लास्ट क्लास में, जब नीदर नॉर कंजंक्शन होता है तो दो, आप चाहे तो देख सकते हैं, एनडीए के पेपर के क्वेश्चन है, आप उठा के देख लेना। एनडीए का पेपर कौन लेता है? यूपीएससी। तो यूपीएससी से बड़ा तो नहीं हो गया एसएससी, जब यूपीएससी ले रहा है ऐसे एग्जाम, तो वही भी है, वही लेगा। तो नीदर नॉर, दो सब्जेक्ट हैं, प्रेस और ब्लेम। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर बनाएंगे, और सिंगुलर कैसे बनाते हैं? मेन वर्ब में एस लगाकर, ईएस लगाकर, आईएस लगाकर, तो सीम में एस लगता है। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स, दो दो जगह लग गया ना, ऐसा कर, एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड, नो एरर। देखो अगर बॉयज लिखते तो यहां पर प्लूरल वर्ब आता, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था? लव होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या लिखा है अभी? एवरीवन। एवरीवन का मतलब क्या होगा? प्रत्येक। तो प्रत्येक तो सिंगुलर हुआ, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा, जो कि वर्ब में एस लगाकर बन जाता है मेन वर्ब में, इसलिए इसमें भी क्या आएगा? नो एरर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये वही जो मैं भी समझा रहा था आपको, विजिबल, इनविजिबल और यूनिट, जो मैंने क्लासिफिकेशन किए थे नाउन के, वो यहाँ है ना, आगे पीछे हो गए थोड़ा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, जो 5 टाइप की नाउन है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम, और उनके बारे में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि छोटी छोटी बाइट उनके बीच से आ जाती हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, किसी चीज का पर्टिकुलर नेम, है ना। तो जैसे रोहित इंदौर बजाज का फैन, ये क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। जो ए एन और द हैं, इनका हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते, करते हैं, कहाँ करते हैं, ये आर्टिकल का विषय है, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, वो भी सिखाऊंगा कहाँ करते हैं, पर अभी आप ये मान लो कि प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, प्रॉपर नाउन का ही भाई है कॉमन नाउन, और आप जानते हैं कभी दो भाई एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब था पर्टिकुलर नेम, कॉमन नाउन का मतलब हो जाएगा जनरल नेम। जैसे रोहित एक बॉय है, इंदौर एक सिटी है, बजाज का फैन है, तो फैन क्या है, फैन। और प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन के साथ अगर वो सिंगुलर है, अगर क्या है वो सिंगुलर है, तो हमेशा आर्टिकल आ और एन लगाना है। क्या लगाना? हमेशा आर्टिकल आ और एन कॉमन नाउन के साथ। और अगर मान लो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आपको द लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ऐसा होता ही है, लगाना पड़ेगा आपको। और इसमें इनिशियल लेटर जो होता है, शुरुआती अक्षर जो होता है, वो अपर केस में होता है। अपर केस मतलब जिसको हम कैपिटल लेटर कहते हैं, ए बी सी डी ऐसा लिखते हैं ना। और जबकि जो कॉमन नाउन है उसका शुरुआती अक्षर लोअर केस में होता है, जिसको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे नाउन देखते हैं भाई। कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक सी चीजों का समूह। जैसे पार्लियामेंट किसका समूह है? अभी हमने पढ़ा भी था, ग्रुप ऑफ आउल्स। फ्लीट किसका समूह है? ग्रुप ऑफ शिप्स। आर्कीपेलागो किसका समूह है? तो आर्कीपेलागो समूह है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। एक साथ जो आइलैंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्कीपेलागो। बेबी क्या कहलाता है? तो बेबी कहलाता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, थोड़ा
अरेंजमेंट यहाँ का वहाँ हो गया। लिखेंगे कैसे इसको हम, तो ऐसे लिखते हैं, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, एन आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। दो नाउन और है हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, फीलिंग्स, एक्शंस, क्वालिटी और स्टेट्स। फीलिंग्स भावनाएं, एक्शंस क्रिया, क्वालिटीज जो गुण होते हैं, स्टेट्स मतलब अवस्था। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आ और एन का यूज नहीं होता, होता भी है, कहाँ होता है वो समझेंगे फिर चैप्टर में। अभी आप मान लो कि आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, आ और एन का। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब किसी सब्सटेंस, पदार्थ का नाम। तो जैसे वीट है, वॉट नहीं है ये, वीट है, वीट, राइस, प्लास्टिक, आयरन एटसेट्रा। तो इनके साथ भी हम आर्टिकल आ और एन का यूज नहीं करते। कहाँ करते हैं, चैप्टर में समझे। चलिए, अब जो जेंडर है, किसका जेंडर, नाउन का जेंडर। किसका जेंडर, नाउन का जेंडर। तो नाउन के जेंडर को हमने क्या किया, हमने 4 भागों में बांट दिया। या हमने क्या बांटा, मतलब इंग्लिश नहीं बांट रखा है। मैस्कुलाइन, जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, मैन। फेमिनाइन, जिसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, वुमेन। न्यूटर किसको मान सकते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता, चेयर। और कॉमन नाउन जो होगा, या कॉमन जो हमारा जेंडर होगा, वो होगा टीचर। अच्छा, कॉमन क्या होता है, जिसमें हमको जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि जेंडर हमारा क्या होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा जेंडर लेंगे। टीचर हो गया, बेबी हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया, हमको पता तो नहीं चलता इसमें जेंडर कौन सा है, तो वो किस में आएगा, कॉमन जेंडर में आएगा हमारे। ठीक है। अच्छा, कॉमन जेंडर के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, इसके लिए अगर प्रोनाउन बनेगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा ही को, दूसरा प्रेफरेंस मिलेगा इट को, और तीसरा प्रेफरेंस मिलेगा शी को। मतलब अगर ऑप्शन में ही है तो कॉमन के लिए सबसे पहले ही आएगा, अगर ही नहीं है तो इट आएगा, और इट नहीं है तब शी आएगा। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। नंबर की बात करें तो या तो कोई चीज, नाउन का नंबर या तो 1 होता है या 1 से ज्यादा। तो 1 होगा तो सिंगुलर, 1 से ज्यादा होगा तो प्लूरल। बस 2 ही केसेस होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी और इंग्लिश में कॉमन हो गए हैं एक वचन और द्विवचन। देयर इज नो, सॉरी, एक वचन और बहुवचन, देयर इज नो द्विवचन इन इंग्लिश। अगला, अब यहां से कुछ चीजें हम समझना शुरू करेंगे, है ना। एक सेकंड में जैकेट उतार लूं, गर्मी लग रही थोड़ा मेरे को, है ना। चलिए, तो भाई इसके आगे हम समझते हैं, कुछ बातें समझानी है रूल स्टार्ट करने से पहले। नाउन के बारे में रूल स्टार्ट कर रहे हैं हम, और उससे पहले कुछ बातें समझानी है आपको। नाउन को हमने वैसे कई भागों में बांट लिए, है ना। एक और भाग है कि नाउन एक तो गिने जा सकते हैं, एक तो नहीं गिने जा सकते। बचपन से सीखते यार, हमने रट्टा मार रखा है, जो नहीं गिने जा सकते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, जो गिने जा सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। बचपन से सीख रहे हैं। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि हम कैसे पता चलता है ये हमको कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, मतलब ऐसे ही हमने मान लिया। हमको ये कैसे पता चलता है, जैसे कोई ग्लास है, मान लो ये कोई ग्लास है, तो हम ग्लास गिन सकते हैं, लेकिन हम पानी नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? ग्लास गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? उसका रीजन ये है कि चूंकि पानी जो है उसका आकार निश्चित नहीं है, ग्लास का तो आकार निश्चित है। हमारे लिए काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनका आकार या प्रकार निश्चित होता है, साइज या शेप क्या होता है, निश्चित होता है, वो काउंटेबल में आते हैं। अनकाउंटेबल में वो नाउन आते हैं जिनका साइज या शेप निश्चित नहीं होता। फिर किसी के मन में फिर आएगा कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो जो चावल के दाने हैं, शक्कर के दाने हैं, चावल के दानों गेहूं तो नहीं बोल देते हम, लेकिन उनको हम अनकाउंटेबल क्यों मानते हैं? तो उनको अनकाउंटेबल इसीलिए मानते हैं, सपोज करो कि भाई मेरे को किसी दिन, मान लेते हैं कि हम चावल को गिनकर बेचते हैं, गिनते हैं उसको बेचने से पहले या खरीदने से पहले। तो मैं किसी दुकानदार के पास गया और मैंने कहा मेरे को 1 लाख चावल के दाने चाहिए। 1 लाख 10 लाख लिखे, कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख।
तो 10 लाख दाने चाहिए चावल के। तो मतलब आप समझ रहे हो, वो बेचारा 10 लाख गिनते गिनते उसकी उम्र बीत जाएगी कि 10 लाख चावल के दाने मेरे को बेचने हैं। अब मान लो कोई व्यापारी है, तो व्यापारी 2 दाने ज्यादा देगा नहीं, और भाई आप भी उपभोक्ता हो, उपभोक्ता का अधिकार है, तो आप भी 2 दाने कम लोगे नहीं। अब वो 2 दाने ज्यादा देगा नहीं, आप 2 दाने कम मतलब एक मेजरमेंट है, 5-10 भी दाने हो सकते हैं, तो भाई आप कम लोगे नहीं, वो ज्यादा देगा नहीं, तो गिनते गिनते उसकी उम्र बीत जाएगी। कोई किसान है जिसके पास मान लेते हैं 100 क्विंटल गेहूं है, अब उसको 100 क्विंटल गेहूं बेचना है ना, तो अब पता तो नहीं क्विंटल के भाव में कुछ चलता है, तो मान लेते 100 के बारे में उसको कुछ है, तो उसको गिन के बेचना है। तो 100 ये जो क्विंटल जिसको हम कहते हैं, उसके दाने अगर वो गिनना बैठेगा तो उसकी तो उम्र बीत जाएगी, बेचने कब जाएगा वो। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनका आकार या प्रकार निश्चित नहीं होता, या फिर वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि उनको गिनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज से अगर आपको कोई पूछे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो आप उससे यही कहोगे कि अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिनका आकार या प्रकार निश्चित नहीं है, या फिर जिनको गिन पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर मैंने लिखा है, आपको बता रहा हूं, रूल नंबर फर्स्ट लिखना है इसको, थोड़ा लिखने में गड़बड़ है, ये पिछले वाले सेंटेंस के आ गए, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना। रूल नंबर फर्स्ट, इसका पॉइंट नंबर ए देना, जैसे यहां पर दिया हुआ ना स्टार ए, ये बेसिकली वैसा होना चाहिए था, लिखा उसने सही है हालांकि, है ना, मैं बता रहा हूं कैसे समझोगे। देखो आप क्या करोगे, ये 3 सेंटेंस फालतू में लिखे हुए हैं, ये रूल नंबर फर्स्ट है जिसका पार्ट नंबर ए है ना, 3 पार्ट है रूल नंबर फर्स्ट में, तो उसको हम ABC 3 पार्ट में पढ़ेंगे। देखते हैं पहले पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए जो है, ये बेसिकली पार्ट ABC जो है अनकाउंटेबल के बारे में है, तो उन्हीं के बारे में है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिखते चलेंगे उसके बारे में। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में। अनकाउंटेबल नाउन्स किस में आते हैं, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में। जबकि सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है, आर्टिकल्स आ और एन आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। आर्टिकल आ और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। पहली बात क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरा, आर्टिकल आ और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। तीसरा, प्लूरल वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद देम। इनके साथ, किन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हम। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब्स का यूज हम नहीं करते। मच और सम आर यूज्ड फॉर डिनोटिंग प्लूरैलिटी। अगर आपको मान लो अनकाउंटेबल नाउन में मात्रा ज्यादा बतानी है कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है वो ज्यादा है, तो आप या तो मच लगाओ या तो सम लगाओ। हम वहां पर मैनी का यूज नहीं कर सकते किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे हम शुगर जानते हैं, तो शुगर के साथ मैनी शुगर नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना पड़ेगा, मच शुगर। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो है हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, है ना, ये क्या है हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। आप स्क्रीन या वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना आप, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ इनको। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन किया होगा। देखना कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है हमारे। पहला है एडवाइस। अच्छा, बच्चा क्या करता है, बच्चे को ना एग्जामिनर कुल मिला के मजे लेता है आपके और कुछ नहीं। एक एडवाइस ये होता है, एक एडवाइस ये होता है, और एग्जामिनर को पता है कि आपको ये पता ही नहीं है, आपको तो सब बराबर दिखता है। ये जो SE वाला एडवाइस है ये एक वर्ब है, क्रिया है, जबकि ये वाला जो एडवाइस है ये एक नाउन है। और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, नाउन, तो हमने कौन सा लिख रखा है, एडवाइस। तो एडवाइस अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, हेयर जो बाल है हमारे वो अनकाउंटेबल है, लगेज अनकाउंटेबल है, वर्क मतलब काम अनकाउंटेबल है, वर्ड अनकाउंटेबल है। वर्ड किस सेंस में अनकाउंटेबल है, वर्ड या तो प्रॉमिस के अर्थ में लिखा हो तो अनकाउंटेबल है,
मैसेज के अर्थ में लिखा हो तो अनकाउंटेबल है, डिस्कशन के अर्थ में लिखा हो तो अनकाउंटेबल है। मतलब वर्ड का किसी सेंस में अगर अर्थ ऐसा है कि वो प्रॉमिस के सेंस में, तो अनकाउंटेबल मान लेंगे। वर्ड का अर्थ अगर किसी मैसेज के सेंस में, तो अनकाउंटेबल मान लेंगे। वर्ड का अर्थ अगर डिस्कशन के सेंस में, तो अनकाउंटेबल मान लेंगे। मिसचीफ का मतलब शरारत, अनकाउंटेबल शरारत होता है इसका मतलब। ये है ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी या खाने वाला ब्रेड, अनकाउंटेबल है। सीनरी जो है हमारा, सीनरी अनकाउंटेबल है। एब्यूज गाली गलौच अनकाउंटेबल है। एविडेंस साक्ष्य प्रमाण अनकाउंटेबल है। एम्प्लॉयमेंट रोजगार। अल्फाबेट अभी हमने देखा, अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिखते, वर्णमाला। पोएट्री, अच्छा जो पोयम है, पोयम जो है, पोयम होती है कविता, तो कविता जो है हम वो गिन सकते हैं, कविता गिन सकते हैं। लेकिन हम जो पोएट्री है जिसको हम काव्य कहते हैं, हम कभी काव्य नहीं गिन सकते, ठीक है। हम पोएट्री नहीं गिन सकते, काव्य नहीं गिन सकते, कविताएं गिन सकते हैं। तो पोयम को पोयम्स लिख सकते हैं, लेकिन पोएट्री को पोएट्रीज ये नहीं लिख सकते। फूड खाना अनकाउंटेबल है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है। फ्यूल ईंधन अनकाउंटेबल है। पेपर अनकाउंटेबल है। इक्विपमेंट यंत्र तंत्र जो है अनकाउंटेबल है। मशीनरी अनकाउंटेबल है। जो मशीन है ना वो अकाउंटेबल है, मशीनरी अनकाउंटेबल है, और मटेरियल अनकाउंटेबल। तो ये जितने नाउन हैं, अगर ये सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ वो चारों पॉइंट जो हमने थोड़ी देर पहले समझे वो भी कैसे होंगे, यूज होंगे, या इनके साथ हमको उपयोग करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले आप पॉज करके इनको लगाने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद मैं शुरू करता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लगाए होंगे इनको, है ना, सॉल्व किए होंगे। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। पहली बात तो ये कि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नहीं होगा। पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, मैं एक से ज़्यादा जगह लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ एरर पॉसिबल है वहाँ वहाँ एक बार में मैं समझाता चलूँगा, ध्यान से सुनना आप। तो ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, तो एडवाइसेस तो प्लूरल हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल है। और मैनी की जगह क्या लगाएंगे हम? मच। ये बहुत छोटी छोटी बाइट हैं जो आपने याद रखनी है। हमको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जो ये 2021 में हमारा होने वाला है, बहुत काम आएंगे। प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा वाइड लेवल में होते हैं, इन्हीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके पूछता है, वो अलग बात है। पहले प्री निकलेगा तब तो मेंस की बात करेंगे, प्री अच्छे से निकलना चाहिए हमारा। ऑल द इंफॉर्मेशंस वर फेक, जितनी इंफॉर्मेशन थी सब फेक थी, तो इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, तो प्लूरल हो नहीं सकता, एस हटाना पड़ जाएगा हमको। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या सीनरीज प्लूरल हो सकती हैं? नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है। ही प्रोड्यूस्ड एन एविडेंस अगेंस्ट देम, एविडेंस अनकाउंटेबल है और उसके पहले हम आवर एन का यूज नहीं करते। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स, कि बच्चों की आदत होती है, उनको झुकाव होता है शरारत की तरफ, तो मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये हमारा पहला रूल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नाउन का पहला रूल। कोशिश करें, अगर समझ में नहीं आए तो 1 से 2 से 3 बार देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलो, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ पेपर। एक आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, ऐसा लिखा रहता है, एक काम 5 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों कर सकता है। अच्छा, आप क्या करना, इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करना अपने एंड से, कि एक काम 5 दिनों में कर सकता है। पॉज करके आप कोशिश करना इसको ट्रांसलेट करने की, ठीक है। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ए कैन डू, यहाँ पर एक काम लिखा है तो वर्क के लिए आ जाएगा वर्क, काम के लिए वर्क, और एक के लिए एक लगा सकते हैं हम, है ना, इन 5 days। पर अगर हम देखें तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? इसलिए गलत हो गया कि सर वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है,
और आपने अनकाउंटेबल के पहले आ लगा दिया, ये तो गलत हो गया। तो हम जब पढ़ते हैं मैथ्स में तो ऐसा लिखा रहता है, अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो अ पीस ऑफ वर्क का मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर काम को तो नहीं गिन सकते, पर काम की जो पीसेस है, काम के जो भाग हैं, भाग तो गिने जा सकते हैं, 1 भाग काम, 2 भाग काम, वैसा। तो जब हम इन नाउन का, किन नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार बनाते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, एन आर्टिकल ऑफ बैगेज, अ पीस ऑफ सीनरी एटसेट्रा। लगेज और बैगेज भी जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनको डायरेक्ट इनके पहले आ और एन तो लगा नहीं सकते, तो हम कैसे गिनते हैं इनको, जैसे पीस ऑफ से, आर्टिकल ऑफ से, है ना। या जैसे मैं लिख सकता हूं, अ वर्ड ऑफ अब्यूज। अब वर्ड के साथ मैंने आ क्यों लगा लिया, इसलिए लगा लिया क्योंकि वर्ड का मतलब यहाँ अब्यूज से है, गाली गलौज से। तो अगर इन नाउन का सिंगुलर बनाना है तो इस प्रकार बनाएंगे हम, डायरेक्ट आ और एन से नहीं बना सकते। अब इन्हीं नाउन का प्लूरल बनाना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, दीज नाउन्स कैन बी यूज्ड, दीज नाउन्स कैन बी यूज्ड, निम्न नाउन को यूज किया जा सकता है इन प्लूरल, प्लूरल में, एज फॉलोज, इस प्रकार, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे कि निम्न नाउन का प्लूरल या इन नाउन का प्लूरल निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। कैसे कि जैसे अभी अ पीस ऑफ लिखा था तो हमने क्या कर दिया, उसको 2 पीसेस कर दिया, 9 पीसेस कर दिया, मैनी पीसेस कर दिया, 3 आर्टिकल्स कर दिया, 2 आर्टिकल्स कर दिया, 4 पीसेस कर दिया, मैनी वर्ड्स कर दिया, मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, या मच वर्ड्स, सॉरी हाँ मैनी वर्ड्स भी चल जाएगा। मैनी क्यों चल जाएगा, मैनी इसलिए चल जाएगा क्योंकि भाई हम क्या हैं, वर्ड्स को कब अनकाउंटेबल मानते हैं, जब हम इनको प्रॉमिस, मैसेज या डिस्कशन के सेंस में लिखते हैं। पर यहाँ किसके सेंस में लिख रहे हैं, अब्यूज, गाली गलौज के सेंस में, तो हम इसको प्लूरल बना सकते हो, मैनी भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको इन नाउन का प्लूरल बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे प्लूरल, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस था तो उसको 2 पीसेस कर दिया, लेकिन 2 पीसेस करने से एडवाइस पर कोई असर नहीं पड़ा, पेपर पर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, है ना, जो भी था यहाँ बैगेज था, सीनरी या फिर अब्यूज। तो आप एक चीज देखना, मैंने शुरुआत में कहा कि आप अनकाउंटेबल नाउन जो है ना, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते किसी भी सिचुएशन में, आपको हमेशा कैसा रखना होगा, इनको सिंगुलर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसका आगे वाला भाग जल्दी आपको देने के लिए, समझाने के लिए मिलता हूं। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन आउट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।